नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और हाइब्रिड लर्निंग विकसित करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के अनुसार राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ गठित करने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा के राखीगढ़ी में उत्खनन से जल निकासी व्यवस्था, तांबे और सोने के आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए। लानीना परिघटना भारत में हीट वेव को बढ़ा रही है और अब उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा। बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात भीषण तूफान का रूप ले सकता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और हाइब्रिड लर्निंग विकसित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने स्कूल जाने वाले बच्चों को तकनीक के ज्यादा उपयोग से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से शिक्षण की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी तक पहुँच, समानता और समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्य के साथ शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के निष्कर्षों में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के तहत बच्चों में सीखने के बेहतर परिणाम प्राप्त करने और उनके समग्र विकास के लिए कई पहलों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि बाल वाटिका में गुणवत्ता युक्त आरंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा निपुण यानी कि समझ के साथ पढ़ने और संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना आरंभ की गई है। साथ ही अध्यापन के नए नए तरीकों जैसे कि कलात्मक गतिविधियों से जुड़ी शिक्षा और खिलौनों के उपयोग के द्वारा शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इनसे बच्चों का समग्र विकास किया जा सकेगा और बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत सहजता से और जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति के लिए कोर्स में एक से अधिक बार प्रवेश और निकास का विकल्प दिया जा रहा है। डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया गया है। मल्टी मॉडल शिक्षा के तहत स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने स्वयं, दीक्षा, स्वयं प्रभा आदि जैसे पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन, ओपन और मल्टी मॉडल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। नवोन्मेष और स्टार्टअप्स के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप नवाचार उपलब्धि पर संस्थानों की अटल रैंकिंग शुरू की गई है। भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए राज्य बुनियादी स्तर पर द्विभाषी या त्रिभाषी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को भाषा विषय के रूप में शुरू किया है। नई शिक्षा नीति में कई परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान में जैसे कि 10+2 प्रणाली, जिसमें कि पुरानी शिक्षा पद्धति जिसमें कि कक्षा 1 से 10 और उसके बाद में फिर 11वीं और 12वीं तक की स्कूली शिक्षा को शामिल करती है, उसके स्थान पर अब 5 वर्षों की बुनियादी शिक्षा, प्रिपरेटरी स्टेज में 3 वर्ष और उसके बाद मिडिल स्कूल स्टेज में 3 वर्ष और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। बहुविषयकता पर ध्यान देने के लिए सभी संकायों में विषयों को चुनने में काफी लचीलापन अपनाया गया है। इसके अलावा सभी विषयों को प्रवीणता के 2 स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा प्रणाली में लचीलापन लाया गया है। बोर्ड परीक्षा केवल मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए प्रतिरूपकीय यानी कि वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक बन सकती है और इसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा छात्रों में बहुभाषी बनने के गुणों को विकसित करने के लिए कक्षा 8 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा को वरीयता के साथ 3 भाषा के सिद्धांत को जारी रखने पर बल दिया गया है। बैग रहित दिवस की परिकल्पना की गई है। स्कूली छात्रों के पास एक वर्ष में 10 बस्ता रहित दिन होंगे और इन बस्ता रहित दिनों के दौरान छात्रों को उनके पसंद के व्यवसाय के संपर्क में लाया जाएगा, यानी कि उनको अनौपचारिक इंटर्नशिप कराई जाएगी। वहीं विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें विद्वतावादी मूल्यांकन परीक्षा जैसी विश्वविद्यालयी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष में 2 बार सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। एक विराम के बाद डिग्री पूर्ण करने के विकल्प के साथ मिड टर्म ड्रॉप आउट को क्रेडिट दिया जाएगा। एफिलिएशन को समाप्त कर दिया गया है। आगामी 15 वर्षों में कॉलेजों को डिग्री देने की श्रेणीबद्ध स्वायत्तता दी जाएगी। विश्वविद्यालयों से इनकी संबद्धता यानी कि एफिलिएशन खत्म होगा।
और इस तरह इन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। शुल्क की सीमा निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली शुल्क की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है और वैश्विक प्रसार पर बल दिया गया है, यानी कि वैश्विक अग्रणी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की सुविधा दी जाएगी। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली खबर राजद्रोह कानून से संबंधित है। केंद्र सरकार के मुताबिक राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया है कि राजद्रोह कानून पर वर्ष 1962 का निर्णय सही है और इसलिए इस पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल राजद्रोह कानून पर हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दायर किया है। इसमें केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा सही ठहराए जाने के आधार पर राजद्रोह पर दंडात्मक कानून का बचाव किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इस धारा के मुताबिक राजद्रोह वो अपराध है जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्यात्मक संकेतों के माध्यम से घृणा फैलाता है, अवमानना फैलाता है या फिर फैलाने का प्रयास करता है। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा कर सकता है या पैदा करने का प्रयास करता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। वर्ष 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। हालांकि इस कानून के प्रयोग के लिए भी शर्तें निर्धारित की थी, जिनमें शामिल है कि जब तक कोई उकसाने या हिंसा करने का आह्वान न किया गया हो, इसके अलावा सरकार की आलोचना को राजद्रोह का अपराध नहीं माना जा सकता। इसे अक्सर राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके इसका दुरुपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2018 में 70 और वर्ष 2020 में 73 मामले इस धारा के तहत दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी को भी इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सका था। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने कई शर्तों के साथ इस कानून को बरकरार रखने का सुझाव दिया था। विधि आयोग ने कहा था कि राजद्रोह शब्द की जांच की जानी चाहिए और साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि इसे किसी अन्य शब्द से बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। राजद्रोह के रूप में नाराजगी प्रकट करने के अधिकार की संभाव्यता की जांच की जानी चाहिए और विधि आयोग ने कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी निर्धारित किए जाने चाहिए। अगली खबर पेपर 1 से संबंधित है। हरियाणा के राखीगढ़ी में उत्खनन से जल निकासी व्यवस्था, तांबे और सोने के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी का पहली बार उत्खनन हुआ था वर्ष 1998 से 2001 में। ये स्थान दृश्यद्वती नदी के सूखे हुए प्राचीन मार्ग के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से 7 टीले मिले हैं। राखीगढ़ी से मिले अवशेषों में एक कुलीन बस्ती मिली है। इसके अलावा तांबे और सोने के आभूषणों के टुकड़े, टेराकोटा के खिलौने, हजारों मिट्टी के बर्तन और मोहरें मिली हैं। राखीगढ़ी से 2 महिलाओं के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिन्हें लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। इन कंकालों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अमरेंद्र नाथ के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से हड़प्पा के विकसित चरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों में कच्ची मिट्टी की ईंटों के साथ साथ पकाई गई ईंटों से बने घर, योजनाबद्ध नगर, उचित जल निकासी व्यवस्था आदि शामिल हैं। चीनी मिट्टी के पात्र बनाने वाले उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से लाल मृदभांड भी मिले हैं। राखीगढ़ी से पशु बलि के लिए मिट्टी की ईंट से बने कुंड भी मिले हैं। इनके अलावा त्रिकोणीय और गोलाकार अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। इसमें एक तरफ हड़प्पा में प्रयुक्त 5 वर्ण और दूसरी तरफ एक घड़ियाल का चिन्ह मुद्रित है। इसके अलावा शवाधान के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत बाद के चरण से संबंधित हैं। बजट 2020 में संग्रहालयों से युक्त 5 प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने की योजना की घोषणा की गई थी। हिसार के राखीगढ़ी में उत्खनन इसी योजना का एक हिस्सा है। अन्य 4 स्थल हैं उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, असम में शिवसागर, गुजरात में धोलावीरा और तमिलनाडु में आदि चन्नलूर। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि मौसम विज्ञान से संबंधित है। लानीना परिघटना भारत में हीट वेव को बढ़ा रही है। लानीना एक मौसमी परिघटना है। ये प्रशांत महासागर में घटित होती है। इसे लिटिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर लानीना को भारत के मॉनसून में सकारात्मक योगदान देने वाला कारक माना जाता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत में बढ़ती हीट वेव की घटनाओं को वास्तव में लानीना द्वारा संचालित किया जा रहा है। सामान्य स्थितियों में भारत में भूमि का तापमान मार्च
में बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय क्षेत्र की आर्द्रता इसमें बाधा पैदा करती है। इससे उत्तर और पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, लेकिन इन धाराओं को भारत तक आने के लिए उन्हें यूरोप और भारत के अक्षांशों के बीच तापमान में बड़े अंतर की जरूरत होती है। सर्दियों में लानिना के दौरान भारत के ऊपर एक उत्तर दक्षिण दबाव प्रणाली स्थापित होती है। आमतौर पर ये भारत में वर्षा लाने वाली व्यापारिक पवनों को प्रभावित करती है। हालांकि इस वर्ष कमजोर लानिना की वजह से तापमान अंतर कम था, इसलिए भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर थे और यही कारण है कि भारत में शायद ही वर्षा कराने वाली गर्म पछुआ पवनें प्रभावी हुई थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि अल नीनो और लानिना वर्ष क्या होता है। अल नीनो वर्ष पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की एक अनियमित घटना है, जो कि 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर होती है। इसकी वजह से भारतीय मॉनसून प्रभावित होता है। बढ़ती गर्म पवन या वर्षा का क्षेत्र मध्य या पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और ये गर्म पवन हिंद महासागर या भारत की मुख्य भूमि पर कम हो जाता है। इससे उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है और इस वजह से भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा नहीं हो पाती है। प्रशांत महासागर में पूर्वी पवनें कमजोर हो जाती हैं और गर्म जल दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवाहित होने लग जाता है। वहीं लानिनो वर्ष की बात करें तो ये एक ठंडी धारा की परिघटना है, जो कि आमतौर पर गर्म अल नीनो परिघटना के बाद घटित होती है। लानिना के दौरान दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया के तटों के बीच गर्म भूमध्य रेखीय कटक ठंडा हो जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये परिघटना भारतीय मॉनसून को कैसे प्रभावित करती है। आपको बता दें कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पवन या उच्च वर्षा वाला क्षेत्र मानसूनी पवनों को मजबूत करता है। इससे भारत में तेज वर्षा होती है। उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में 2 वर्ष से ज्यादा समय के बाद न्यायाधीशों के सभी स्वीकृत 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। फिलहाल शीर्ष न्यायालय में 34 न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों के विपरीत 32 न्यायाधीश सेवारत हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम प्रणाली की मदद से की जाती है। ये कोलिजियम प्रणाली जो है वो 3 न्यायाधीशों के मामले के साथ विकसित हुई है। पहला न्यायाधीश मामला था 1981 या एसपी गुप्ता मामला। इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है और इस तरह से इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। फिर दूसरा न्यायाधीश मामला आया 1993 में। ये था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करने की आवश्यकता है। तीसरा न्यायाधीश मामला आया वर्ष 1998 में। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों पर अपनी राय बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। कोलिजियम एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर एक समिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित फैसले लेती है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 3 सदस्य शामिल होते हैं। अगली खबर मौसम विज्ञान से संबंधित है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात भीषण तूफान का रूप ले सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात आसानी एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुआ है। आसानी वर्ष 2022 में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में पहला चक्रवाती तूफान है। इस चक्रवात को ये नाम श्रीलंका ने दिया है। सिंघली भाषा में आसानी का मतलब है क्रोध। आसानी के बाद बनने वाले चक्रवात को सितरंग कहा जाएगा। ये थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है और भारत द्वारा नामित आने वाले चक्रवात हैं घूर्णी, प्रोबाहो, झार और मुरासू। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी तूफान होते हैं। ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल से उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के निर्माण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसमें सबसे पहले 27 डिग्री से ज्यादा का तापमान और बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए। दूसरा है कोरियोलिस बल की उपस्थिति। तीसरा है ऊर्ध्वाधर पवन की गति में आंशिक बदलाव होना चाहिए। चौथा है पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव का क्षेत्र और पांचवा है समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी अपसरण। अब चक्रवात के नामकरण की बात करें तो 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्रों को चक्रवाती तूफानों पर सलाह जारी करने और इनका नामकरण करने की शक्ति दी गई है।
इन केंद्रों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में शुरू हुआ था। विक्षोभों के प्रकार पवन की गति के आधार पर होते हैं। निम्न दबाव का विक्षोभ तब कहा जाएगा जब पवन की गति 31 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। वहीं अवदाब तब कहा जाएगा जब पवन की गति 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। गहन अवदाब तब कहा जाएगा जब पवन की गति 49 से 61 किलोमीटर की हो। वहीं चक्रवाती तूफान की स्थिति में पवन की गति 61 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच की होती है। गंभीर चक्रवाती तूफान में पवन की गति 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और सुपर साइक्लोन यानी बृहद चक्रवात में ये 221 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रपति चुनाव 2022 इस बार प्रीलिम्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो जम्मू और कश्मीर में विधानसभा नहीं होने के कारण संसद सदस्य के वोट का मूल्य राष्ट्रपति चुनावों में 708 से घटकर 700 हो जाने की संभावना है। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। वर्ष 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद से वोट का मूल्य 708 निर्धारित किया गया था। वर्ष 1952 में प्रथम राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये 494 था। वर्ष 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में ये मामूली रूप से बढ़कर 496 हो गया था और इसके बाद ये वर्ष 1962 में 493 था तथा वर्ष 1967 और 1969 में 576 रहा था। प्राप्ति यानी उत्पादकों की इनवॉइसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत खरीद में भुगतान, पुष्टिकरण एवं विश्लेषण। प्राप्ति पोर्टल के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत उत्पादकों को बकाया राशि मई 2022 में वार्षिक आधार पर 4.04% बढ़ गई है। प्राप्ति पोर्टल को विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य उत्पादकों और विद्युत वितरण कंपनियों के बीच बिजली खरीद लेन देन में पारदर्शिता लाना है। डिस्कॉम इस पोर्टल पर इनवॉइस का समाशोधन कर सकते हैं, साथ ही उत्पादकों द्वारा किए गए दावों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प परियोजना यानी रिवॉर्ड परियोजना। रिवॉर्ड परियोजना $115 मिलियन की परियोजना है। इस परियोजना पर भारत सरकार के भू संसाधन विभाग, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों एवं विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना को फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। इस योजना के उद्देश्य हैं चयनित जल विभाजक क्षेत्रों में संसाधनों के कुशल विकास को बढ़ावा देना, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानव पूंजी में निवेश करना और विज्ञान तथा तकनीकी भागीदारों के नेटवर्क विकसित करना। इस परियोजना को 6 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसे 4 राज्यों में लागू किया गया है। इसके संभावित लाभ ये हैं कि ये परियोजना जल संभर या जल विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर तरीकों को अपनाने में मदद करेगी। साथ ही इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा अधिक उत्पादन और बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तक संवर्धन पौधे। केंद्र उत्तक संवर्धन पौधों के निर्यात को बढ़ाने पर बल दे रहा है। उत्तक संवर्धन विशेष रूप से तैयार किए गए पोषक माध्यम पर पौधों की कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों की कृषि है। ये विकासशील देशों के लिए रोग मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन और कई समान पौधों के तेजी से उत्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। आपको बता दें कि निर्यात की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2020-21 में भारत का निर्यात 17.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और भारत से उत्तक संवर्धन पौधे आयात करने वाले शीर्ष देश नीदरलैंड, अमेरिका और इटली हैं। पेंटानल आर्द्रभूमि। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ताजे जल की आर्द्रभूमि पेंटानल के नष्ट होने का खतरा है। पेंटानल आर्द्रभूमि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमियों में से एक है। ये ब्राजील, पराग्वे और बोलीविया में 1,79,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस आर्द्रभूमि में दक्षिण अमेरिका की वनस्पतियों और जीवों का उच्चतम संकेंद्रण है। वर्ष 2000 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इस आर्द्रभूमि को जलवायु परिवर्तन, अमेज़न वर्षा वन में वनों की कटाई और गंभीर सूखा तथा भीषण आग इत्यादि से खतरा है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे रोगों के बारे में।
थैलेसीमिया ये एक रक्त विकार है जो आनुवंशिक रूप से होता है। इस रोग में शरीर हीमोग्लोबिन के एक असामान्य रूप का निर्माण करने लगता है या फिर इस दौरान शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी कम निर्मित होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में मौजूद प्रोटीन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस रोग की वजह से बड़ी संख्या में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। मंकी पॉक्स ये एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। इस जीनस के अन्य वायरस में शामिल है वेरियोला वायरस, ये चेचक का कारण बनता है। वैक्सीनिया वायरस, इसका चेचक के टीके में उपयोग किया जाता है। और तीसरा है काउपॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग है। इसका पहला मामला वर्ष 1958 में मिला था। ये रोग अक्सर बड़े पैमाने पर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के निकट रहने वाले लोगों में फैलता है, लेकिन इसका प्राकृतिक स्रोत अभी तक ज्ञात नहीं है। पोर्सिन वायरस, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के पहले रोगी की मृत्यु के संभावित कारण के रूप में पोर्सिन वायरस की पहचान की गई है। पोर्सिन वायरस या पोर्सिन साइटोमेगालो वायरस एक हर्पीज वायरस है। ये नवजात सुअर के बच्चे के पूरे शरीर के उत्तकों में पाया जाता है। ये इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। ये विश्व भर के सुअरों में सामान्य है, जबकि इसी प्रकार के वायरस से संबंधित संक्रमण कई प्रजातियों में भी होते हैं। 8 हर्पीज वायरस नियमित रूप से केवल मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, जैसे कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और 2। धाप नृत्य। धाप नृत्य ओडिशा में रहने वाली कंधा जनजाति का बहुत लोकप्रिय शास्त्रीय लोक नृत्य है। कंधा कालाहांडी के आदिवासी हैं। इस नृत्य का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ मिलकर किया जाता है। इसका आयोजन उड़िया लोगों के मुख्य त्योहार नुआखाई के दौरान किया जाता है। धाप मुख्य रूप से गोल आकार का वाद्य यंत्र होता है। इसमें चमड़े को एक तरफ से बांधा जाता है। मार्तंड मंदिर। लगभग 3 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर के मत्तन में स्थित प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया। मार्तंड मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में सूर्य या मार्तंड के सम्मान में कश्मीर के कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य ने करवाया था। ये भारत में स्थित सूर्य मंदिरों जिसमें कि कोणार्क, अल्मोड़ा, मोढेरा और बोरसाद सूर्य मंदिर हैं, इनमें सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। इसे ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर और स्तंभों का उपयोग करके एक वर्गाकार क्षेत्र में बनाया गया है। ये कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर बुतशिकन के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया गया था। अब इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।